हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास के वो कौन से युद्ध हैं जिसने अपने समय का नेतृत्व किया है और एक बड़े बदलाव की ओर संकेत किया है, तो देखिए, सबसे पहले जब हम युद्धों की बात करते हैं तो पहला युद्ध हमारे सामने जो आता है वो 10 रागे युद्ध है, जो कि ये कह सकते हैं कि वैदिक काल का युद्ध है, जिसमें भरत जो कबीला है उसके शासक हैं सुदास, उसका और जो 10 राग यानी 10 कबीले, और जिसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। इस युद्ध का कारण भी था कि जो विश्वामित्र था, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का रचयिता है, उनके द्वारा क्या हुआ था कि सुदास ने उनको पुरोहित के पद से हटा दिया। पुरोहित का पद ऐसे ही था जैसे आज ये कह लीजिए कि अमित शाह का पद है, दूसरे नंबर का पद होता था, उनको पद से हटा दिया गया। देन जो ऋषि वशिष्ठ हैं उनको उस पद पर मनोनीत किया गया। तो विश्वामित्र इतने नाराज हुए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन बना दिया, और अब क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय होती है। और उसके बाद जो दूसरे जो युद्ध हैं, जो 2 युद्ध हमें और जिक्र करना चाहिए। एक जो राम और रावण के बीच में हुआ है, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक जो युद्ध है वो महाभारत का युद्ध है, जिसको हमें सेपरेटली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे ये युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन इस युद्ध का एक संदेश ये जरूर जाता है कि अगर आप किसी का साम्राज्य दबाने का प्रयास करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। वो महाभारत का युद्ध है। एक दिन इस युद्ध की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। और जो महाभारत और रामायण जो 2 महाकाव्य हैं, क्या वो इतिहास के कुछ पल उनसे लिए जा सकते हैं? क्या वो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं? उन पर भी हम एक दिन बात करेंगे। उसके बाद जो युद्ध आता है वो युद्ध है हाइडेस्पिस का युद्ध, जो कि झेलम नदी के तट पर होता है। हाइडेस्पिस का जो युद्ध होता है वो सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। देखिए, भारत में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ और जो पहला ही शासक उनको मिला, आम्बी ने उनके आगे सरेंडर कर दिया, और सिकंदर को इतना जोश आ गया कि अब तो आगे सारे खुद्दू ही राजा मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा क्षेत्र और कवर किया तो उनका सामना हुआ पोरस से, और पोरस एक क्षेत्रीय शासक था, उसके द्वारा सिकंदर की सेना का जो मुकाबला किया गया, तो सिकंदर की सेना को समझ में आ गया ये तो एक क्षेत्रीय राजा था, आगे मगध में तो नंद वंश बैठा है। तो उन्होंने क्या किया, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो नंदों की सेना से डर गए। तो पोरस एक पहला शासक था भारत का जिसने एक विदेशी ताकत को इतना, मतलब भारत का जो शौर्य है वो प्रदर्शित किया, और सिकंदर ने पोरस को सम्मानित किया। और जब कहते हैं कि जब सिकंदर के पास पोरस को ले जाया गया तो सिकंदर ने पोरस से क्वेश्चन किया कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो कहते हैं कि पोरस ये बोलता है कि जो एक विजयी शासक हारे हुए शासक के साथ करता है, मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए। तो ये वो इतना प्रभावित हुआ सिकंदर उनसे कि उनको उनका साम्राज्य और कुछ और क्षेत्र ऐड करके उनको दे दिया। इसके बाद जो अगला युद्ध आता है वो है कलिंग का युद्ध। देखिए, कलिंग का युद्ध अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। इसके जो कारण कुछ भी रहे हों, चाहे अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति रही हो, अशोक की जो अपनी व्यापारिक जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाने की नीति रही हो, अशोक की राजनीतिक दिलचस्पी रही हो, लेकिन इस युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो इससे समझ में आता है कि हर, चाहे इंसान राजा हो या कोई भी हो, जब वो एक बड़ा इस तरह का नरसंहार देखता है तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। और अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध का ही परिणाम था, जो कि 261 बीसी में ये युद्ध हुआ था। इसने कि अशोक ये कहता है कि अब हम धर्म विजय करेंगे, मतलब अब तलवार से नहीं, धर्म के बल पर लोगों को जीतेंगे। और उन्होंने आगे अपने जो आगे का उनका शासन था उसमें यही प्रयास किया, विभिन्न शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने धार्मिक जो राजदूत थे उनको भेजकर अपना विचार उन तक पहुंचाया, मतलब धार्मिक विजय प्राप्त किया, अपनी विचारधारा में शामिल किया। ठीक है। उसके बाद जो अगर कलिंग युद्ध के बाद की जो अगर कोई घटना हमारे सामने आती है तो उसके बाद जो आता है वो हर्ष और जो पुलकेशियन द्वितीय है उसका जो युद्ध है। हर्ष और पुलकेशियन युद्ध जो द्वितीय का जो युद्ध है उसकी खास विशेषता क्या है? उसकी खास विशेषता ये है कि इस युद्ध के बाद नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद हर्ष का दक्षिण विस्तार रुक जाता है। देखिए, हर्ष उत्तरी भारत का, ये कह लीजिए कि प्राचीन काल में अंतिम शासक हो गया।
जिसने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया, यानी दक्षिण तक वो अपना विस्तार चाहता था, लेकिन इसके बाद उसका ये विस्तार रुक गया और इस युद्ध ने एक सीमा तय कर दी, नर्मदा नदी उत्तर भारत की सीमा तय हुई। उसके बाद जो अगला युद्ध आता है भारत में अरबों का आक्रमण, जो कि 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम की इस विजय के साथ कई तरह के बदलाव आते हैं। पहला तो ये कि इस्लाम का भारत में सही रूप में राजनीतिक प्रवेश हुआ और इसके साथ साथ भारतीय शासकों की जो कमजोरी का एक मतलब ये कह लीजिए कमजोरी उजागर हुई। और उसके बाद के कह सकते हैं मोहम्मद गजनवी हो, गोरी हो, जो इस अफगानिस्तान के एरिया से भारत पर जो आक्रमण है वो लगातार आप ये कह सकते हैं कि 1761 जब अहमद साहब दाली आता है उस समय तक लगातार होते रहे। ये मतलब इस एरिया के शासकों को पता चल गया कि नॉर्थ इंडिया के जो शासक हैं वो आपस में बटे हुए हैं, कमजोर शासक हैं। इसके बाद जो युद्ध आता है वो युद्ध आता है त्रायन का दूसरा युद्ध। त्रायन के प्रथम युद्ध की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि त्रायन का जो प्रथम युद्ध है वो किसी बदलाव को मतलब एक रूपांतरित नहीं कर पाया। उसका कारण ये रहा कि अगर जो चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, वो अरबों इनको मुस्लिम को, तुर्कों को पंजाब से बाहर भी निकाल पाते और उसके बाद शायद ही मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करने में दिलचस्पी रखता। लेकिन उन्होंने तो दिल्ली से बाहर किया, बस उसके बाद आराम किया, आराम करो, चाय पियो, आराम करो। उसके बाद उन्होंने आगे की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका परिणाम क्या हुआ कि त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ। त्रायन का दूसरा युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? इससे भारत में एक नए स्टेट की स्थापना हुई जिसने 1192 से लेकर और आगे 1526 तक शासन किया और इसके कारण भारत में इस्लाम राजनीतिक रूप से स्थापित हुआ त्रायन के दूसरे युद्ध के बाद। इसके साथ एक बड़ा इस्लामिक सोसाइटी भारत में उसका प्रवेश हुआ और वो लगातार बढ़ता रहा। अब अगला जो युद्ध आता है, इसके बाद जो युद्ध है वो है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? एक और अफगानिस्तान से और ये कह लीजिए कि सिंध और परगना से जो एक क्षेत्र से खाली होकर एक शासक आया और उसने यहाँ की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अहमद साहब दाली को पराजित किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। देखिए, कहीं पानीपत के प्रथम युद्ध से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो उसको मैं खानवा का युद्ध मानता हूँ। खानवा का युद्ध है वो 1527 में होता है। 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है वो भारतीय इतिहास में उसी तरह से याद किया जाता है जैसे प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। अगर खानवा में बाबर की हार हो जाती तो बाबर को फिर से वापिस लौटना पड़ता, जैसे अगर बक्सर में अंग्रेजों की हार होती तो उनको भी वापिस ही लौटना पड़ता। तो पानीपत के बाद प्रथम युद्ध के बाद जो खानवा का जो युद्ध है वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास की है। उसके बाद चौसा और कन्नौज यानी बिलग्राम के जो युद्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है, अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। सेकंड अफगान साम्राज्य जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी और मुगल साम्राज्य का एक बार पतन होता है। हुमायूं को हराकर वो हुमायूं को यहाँ से निकाल देता है। लेकिन उसके बाद पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 का, 1556 में अकबर ने हेमू जो कि अफगान सेनापति था को हराया और भारतीय इतिहास में एक और ऐसी घटना कि तो पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, अफगान का पतन हुआ। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, भारत को एक महान शासक मिला और जिसने भारत में एक सौहार्दपूर्ण शासन की शुरुआत की, हिंदू और मुस्लिम के साथ सुलह कुल की नीति अपनाकर। इसके बाद जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारतीय इतिहास में शायद, देखिए, भारतीय इतिहास की ये और खास बात है कि भारतीय इतिहास में कोई ज्यादा ये कह सकते हैं कि ड्रास्टिक बड़े युद्ध नहीं हुए हैं, लड़ाइयां ज्यादा हुई हैं। अब जो ये युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, ये एक ऐसा युद्ध है जिसके परिणाम आज तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राजपूत जो लेखक हैं वो ज्यादातर मानते हैं कि इस युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई है और इस जो समकालीन जो मुस्लिम लेखक थे वो ये मानते हैं कि इसमें राणा की पराजय हुई और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, ये अनिर्णायक युद्ध रहा, लेकिन इस युद्ध ने मतलब जिसका कोई परिणाम नहीं है, इसने राजपूतों को एक
नए शौर्य की सीख यानी शिक्षा दी है कि राजपूतों को ये कहा कि जब राणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया तो आप क्यों करते हैं। ये एक शौर्य का परिणाम हल्दी घाटी का युद्ध मान सकते हैं। उसके बाद जो युद्ध है वो घूम जाते हैं, वो युद्ध शुरू हो जाते हैं अब किनके साथ, यूरोपियन के साथ। यूरोपियन के साथ जो भारत में पहले यूरोपियन के आपस में युद्ध होते हैं जिनको हम कर्नाटक के युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध हैं जिसमें 1748 से लेकर और 1749 तक 46 से लेकर और 1748 तक का जो पहला कर्नाटक का युद्ध है जो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी प्रभावी रहे। सेकंड जो युद्ध होता है वो होता है 1749 से लेकर 1754 तक। इसमें जो फर्स्ट हाफ है उसमें फ्रांसीसी प्रभावी रहते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में अंग्रेज प्रभावी हो जाते हैं। और जो तीसरा युद्ध था 1756 से लेकर 1763 तक, जिसको सप्तवर्षीय वार कहते हैं, जो कि अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच में जो यूरोप में वार हुआ था उसी का परिणाम था। इस युद्ध के दौरान ही भारत में 1760 में वाड़ीवांस का युद्ध होता है, जिसमें वाड़ीवांस में क्या होता है 1760 में फ्रांसीसी भारत में अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बीच में एक युद्ध होता है 1759 में वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से अंग्रेज क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। देखिए पहले अंग्रेजों ने बड़ी टैक्टिस से काम लिया, पहले यूरोपियन को बाहर किया, फिर भारतीयों से उन्होंने अपना हिसाब किया है। उसके बाद 1757 का प्लासी का युद्ध आपको याद होगा। 1757 का प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने पहले कोशिश 1756 में की थी भारतीयों के साथ लड़ने की, लेकिन सिराजुद्दौला ने कहते ना जो उनको भिगो कर जो लगाए, उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया जब तक हम भारतीय शासकों की किसी कमी को नहीं ढूंढेंगे तो उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर जैसे गद्दारों को अपनी तरफ किया और बाय हुक एंड क्रुक क्या किया, लोगों को अपनी साइड करके यहाँ के शासकों को पराजित करना शुरू किया, जिसका पहला जो परिणाम था 1761 में। और के.एम. पनिकर बोलते हैं कि 1757 की प्लासी का युद्ध है वो युद्ध नहीं एक समझौता था, जिसमें बंगाल के कुछ अमीरों और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वार होता है वो बक्सर का वार होता है। देखिए प्लासी का अधूरा काम किसने पूरा किया है, वो बक्सर ने किया है। बक्सर का वार होता है 1764 में, क्योंकि इसके बाद ही भारत में अंग्रेजों को एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का मौका मिला है। इसके बाद जो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और तरह तरह के छूट उनको मिल गई। इसके साथ साथ जो बक्सर का युद्ध था इसमें 3 शासक मुख्य रूप से थे। इसमें मुगल शासक भी साथ में शामिल था, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, और इसमें साथ में जो मीर कासिम, ये सारे ही मिलकर पराजित हुए। मतलब एक साथ ही एक ही मैदान में हिसाब हो गया सबका। उसके बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो गए। उसके बाद बंगाल को जब वो खत्म कर लेते हैं, बंगाल को, बिहार को और दिल्ली को खत्म करके उनका ध्यान कहाँ जाता है, वो जाता है मैसूर की तरफ। मैसूर में हैदर अली जो है क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। देखिए मैसूर का जो शासक है हैदर अली, वो अपनी एक मॉडर्न सोच का बंदा है। वो अपने आप को पहले से ही अंग्रेजों के साथ क्या करता है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जिसमें ये कह सकते हैं कि जो संधि होती है वो संधि किसके शर्तों पे होती है, वो संधि हैदर अली की शर्तों पर होती है। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784 तक। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे कैरी ऑन करता है, लेकिन दोनों पक्ष अनिर्णायक रहते हैं और बाद में संधि हो जाती है। इसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ है वो युद्ध हुआ है 1790 से लेकर 1792 और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो भी अंग्रेजों के लिए उसी तरह महत्व रखती है जैसे 1765 में हुई जो इलाहाबाद की संधि थी, उसी तरह ही अंग्रेजों को यहाँ पर स्थापित करने में उसका भी बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो ये क्या है, इसके बीच में एक युद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज और मैसूर लड़ रहे हैं वहां मराठों की बड़ी भूमिका है, मराठों की और हैदराबाद के निजाम की। कभी वो इस साइड आ जाते हैं, कभी इस साइड आते हैं। लेकिन इसी के बीच में क्या होता है कि 1761 में मराठे मुगल बादशाह की ओर से पंगा ले लेते हैं। किसके साथ पंगा ले लेते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली के साथ पंगा ले लेते हैं। और उसी के परिणामस्वरूप 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और 1761 के तीसरे युद्ध में क्या होता है, मराठे अब क्या हो गए,
इतने कमजोर हो गए जिसने ये फैसला कर दिया कि मुगल का उत्तराधिकारी कौन होगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन भारतीय सत्ता के जो मुगल के उत्तराधिकारी मराठे नहीं होंगे, ये फैसला 1761 में हो गया था जब पानीपत में मराठों की हार हुई। इसके बाद मराठों के साथ अंग्रेजों के जो वार हैं वो लगातार चलते रहे 1775 से लेकर 1782 और लगातार चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको फोकस किया और अंग्रेजों ने अंत में क्या किया, 1817 तक मराठों को भी निपटा दिया। इसके बाद जब भारत में 1857 का विद्रोह होता है और 1857 के विद्रोह में जो बची खुची भारतीय शक्तियां थी वो भी निपट जाती हैं, लेकिन यहां से भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। उसकी इंडियन नेशनलिज्म, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वो कहां से शुरू होता है, वो 1857 से ही शायद शुरू होता है। मतलब 1857 में स्पष्ट होता है, शुरू तो वो पहले से ही है, लेकिन 1857 में सबको ये समझ में आ जाता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन हम सबके जो दुश्मन हैं वो अंग्रेज हैं। तो अगली जो वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे कि भारत में जो संधियां हुई हैं, किस संधि के क्या परिणाम रहे हैं और वो संधि क्यों हुई, आगे चलकर उसके क्या परिणाम निकले। जो ये युद्ध की हमने बात की है, इन्हीं के परिणामों की, संधियों की बात करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।